एग्जाम के मतलब एक्टिविटी और फ्रैगमेंट का तो प्रॉपर हमको पढ़ना है, और सर्विसेज और ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर जो अदर 3 कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में। और एक्टिविटी के लाइफ साइकिल, फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल यहाँ नीचे है। ठीक है, इंटेंट्स, इंटेंट के टाइप, टोस्ट, डायलॉग बॉक्स अलग अलग तरह के, बॉटम शीट, डेट पिकर, टाइम पिकर, प्रोग्रेस डायलॉग, वेब व्यू, रिसाइकलर व्यू, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का बेसिक, व्यू वाइंडिंग तो आज ही कवर करेंगे। तो पहले क्लासेस में क्या क्या होने वाला है, एंड्रॉयड कंपोनेंट्स के बेसिक, एक्टिविटी और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल, इंटेंट और उसमें पास कैसे करते हैं डेटा, ये सारी चीज़ें, और इंटेंट के टाइप्स और व्यू वाइंडिंग। अब 2 क्लास और बचेंगी जिसमें रिसाइकलर व्यू होगा और ये फ्रेगमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और एक डिबगिंग के लिए लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स। ओके, तो सबसे पहले एक्टिविटी तो सबको पता होगा। कोई आंसर करेगा एक्टिविटी क्या है, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो एक्टिविटी की, कोई भी इजी आंसर, कैसी भी लैंग्वेज में समझा सकते हो, जो भी समझ में आया An एक्टिविटी। activity an activity represents a single screen with a user interface. ओके, तो मतलब एक्टिविटी क्या हुई, एक सिंगल स्क्रीन हुई, जैसे कि लॉगिन स्क्रीन हो गई, ये एक एक्टिविटी हो गई, लॉगिन हो गई, होम पेज हो गया, या फिर सेटिंग की कोई स्क्रीन हो गई, जो एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कहलाती है, एक्टिविटी। या तो एक्टिविटी बोल दो या तो स्क्रीन बोल दो, कोई मतलब अगर हम टेक्निकल टर्म देखते हैं एंड्रॉइड में तो हम उसको एक्टिविटी बोलते हैं। और एक्टिविटी क्या है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स कंटेन कर सकती है। ठीक है, एक्टिविटी मल्टीपल फ्रेगमेंट कंटेन कर सकती है, फ्रेगमेंट लेकिन कोई एक्टिविटी कंटेन नहीं कर सकता, और फ्रेगमेंट हम इंडिपेंडेंटली क्रिएट नहीं कर सकते। फ्रेगमेंट को होस्ट करने के लिए कोई ना कोई एक एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिविटी एक होस्ट है एक तरह से, इसके अंदर कई सारे फ्रेगमेंट आ सकते हैं, डायलॉग बॉक्स आ सकते हैं, अलग अलग चीजें जो भी हम एक सेक्शन जिसको रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे रिसाइकलर व्यू हो गया, मल्टीपल व्यूज हो गए, वो सारा एक सिंगल स्क्रीन में आ जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ओपन करते हैं, हमको चैट की लिस्ट शो हो रही होती है ना, ये भी एक एक्टिविटी हो गई, ये एक स्क्रीन हो गई। एक्टिविटी में तो किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल, अब जो एक्टिविटी क्रिएट होती है और डिस्ट्रॉय होती है उसके बीच में ये जितने फेजेस से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल। जैसे कोई ह्यूमन है, उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है, उसका क्रिएशन मतलब बर्थ कब हो रहा है, और उसका पूरा फेज कब वो कॉलेज गया, और बहुत सारे उसके इवेंट्स होते हैं लाइफ में, और लास्ट में एक दिन डेथ, उसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय। तो उसी तरह एक्टिविटी का भी एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो क्रिएट होती है और बहुत सारे अलग अलग फेजेस से होकर गुजरती है और लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यही होता है एक्टिविटी का लाइफ साइकिल। और इस लाइफ साइकिल की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि जिससे हम कंट्रोल कर सके एक एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना है, अगर ये लाइफ साइकिल कॉल बैक हमको नहीं मिलेगी ना, तो हम उसके एक्टिविटी के अलग अलग फेजेस के हिसाब से अलग अलग कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए इन कॉल बैक्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारा कुछ एक ही कॉल बैक में होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। अगर हमको एक्टिविटी के स्टॉप होने पे कोई चीज़ अगर परफॉर्म करानी है तो हम कैसे कराएंगे, अगर कोई एक्टिविटी के स्टार्ट होने पे हमको कुछ कोड परफॉर्म कराना है वो नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमको ये सारे कॉल बैक्स मिले हुए हैं जिसके अलग अलग यूज केस हैं। चलो देखते हैं वन वन बाय वन क्या है ये। सबसे पहला, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट तब कॉल होता है जब एक्टिविटी सबसे पहले बार में क्रिएट होती है। क्रिएट हो रही है मतलब अभी ये यूजर को शो नहीं हो रही है, अभी सिर्फ क्रिएट हो रही है एक्टिविटी। इसमें सेटअप वगैरह वाली चीजें होती है, जैसे यूआई का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है ऑन क्रिएट में।
व्यू मॉडल वगैरह जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना व्यू मॉडल का, व्यू मॉडल प्रोवाइडर का यूज करके, वो सारा जो इनिशियलाइजेशन हो रहा होता है वो यहाँ हो रहा होता है। कोई भी डेटा आपने सेव किया है स्टेट में, उसको रिस्टोर करना है तो वो आप ऑन क्रिएट में कर सकते हो। वो ऑन क्रिएट में क्यों करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसका यूज केस क्या है, इनिशियलाइज यूआई, सेटअप व्यू मॉडल एंड रीस्टोर सेव्ड स्टेट। और भी चीजें हम करा सकते हैं जो भी एक एक्टिविटी के क्रिएट होने के बाद हम परफॉर्म कराना चाहते हैं। ठीक है, ऑन स्टार्ट। किसी को कोई डाउट ऑन क्रिएट में? ओके। और ऑन क्रिएट पूरे एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में एक ही बार कॉल होती है। बाकी सारी मेथड्स जो है कभी भी कॉल हो सकती है दोबारा भी, लेकिन ऑन क्रिएट क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम कॉल होती है एक्टिविटी की। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी कॉल बैक है जो सिंगल टाइम कॉल होती है। और हम इसमें ये जो इनिशियलाइज कर रहे हैं यूआई या फिर ये सारी चीजें हम क्यों करा रहे हैं इसमें, क्योंकि हमको सिंगल टाइम कोई, अब जैसे हम ऑन स्टार्ट में अपना यूआई वगैरह इनिशियलाइज कराएंगे ना, तो क्या है, यूआई इनिशियलाइजेशन बहुत एक हैवी प्रोसेस है। और अगर ये सारा चीज हम ऑन स्टार्ट या ऑन रिज्यूम में कराएंगे तो उससे दिक्कत क्या है, ये एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में कई बार ये कॉल हो सकती हैं। तो जो हैवी चीजें हैं, रिसोर्स इंटेंसिव टास्क हैं, वो अगर हम यहाँ कराने लग जाएंगे ना तो हमारा स्पेस ज़्यादा जाएगा और ये एफिशिएंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बार बार सेम प्रोसेस रिपीट होगा जो कि ज़रूरत नहीं है। यूआई रेंडर बार बार होगा, उसमें पूरा सिस्टम के रिसोर्सेस लगेंगे, इसलिए हम उस सारा जो वन टाइम क्रिएशन वाली चीज़ें होती हैं, वन टाइम एग्जीक्यूशन वाली चीज़ें, वो हम ऑन क्रिएट में करते हैं। ऑन स्टार्ट का मतलब एक्टिविटी विजिबल है यूजर को, बट अभी इंटरैक्टिव नहीं हुई है, सिर्फ दिख रही है। और ये काफी बहुत माइक्रो मिली सेकेंड्स में होता है, तो ये हमें दिखता नहीं है। बट ऑन स्टार का यूज होता है जैसे कोई भी रजिस्टर करना है रिसीवर्स वगैरह, और कुछ ट्रैक करना है लॉग वगैरह, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम लॉग भी प्रिंट कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, कुछ भी हमको स्टार्ट पे हमको चेक करना है कि हमारे एक्टिविटी का स्टेट क्या चल रहा है, कोई भी डेटा वगैरह चेक करना है, इनिशियलाइज हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें हम स्टार्ट पे कर सकते हैं। इसमें अभी फोकस में नहीं आएगा, अभी मतलब इंटरेक्शन नहीं चालू है, अभी यूजर क्लिक नहीं कर सकता। फिर आती है ऑन रिज्यूम, और ये तब कॉल होता है जब एक्टिविटी फुली विजुअल और इंटरेक्टिव भी है, मतलब कि यूजर देख भी पा रहा है, इंटरेक्ट भी कर रहा है, क्लिक कर रहा है, बहुत सारी चीजें जो भी, जैसे कोई भी एक्टिविटी तुम यूज कर रहे हो ना ऐप में, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो उसमें उस टाइम पे ऑन रिज्यूम कॉल हो रहा होता है, मतलब वो ऑन रिज्यूम फेज में होती है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, स्टार्ट कर सकते हैं एनिमेशन, रिज्यूम कर सकते हैं मीडिया प्लेबैक। जैसे कई बार ऐसा होता है ना यूट्यूब पे, हम बाहर जाते हैं तो वीडियो पॉज हो जाता है। और अच्छा, इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम में हम जैसे ही बाहर जाते हैं ऑडियो पॉज हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही वापस आओ तो रिज्यूम हो जाता है। तो ये सब कहाँ से हुआ, ऑन रिज्यूम से। ठीक है, फिर ऑन पॉज, इसमें ऐसा होता है कि जब एक्टिविटी को या तो कोई ओवरलैप कर ले दूसरी एक्टिविटी, या फिर कोई डायलॉग बॉक्स आ जाए जिसमें मतलब वो फोरग्राउंड में मतलब फोरग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में चली गई, पूरी हिडन नहीं है, थोड़ी बहुत विजुअल है, पार्शली विजुअल, तो यहाँ पे कॉल हो रहा था ऑन पॉज मेथड। यहाँ पे भी इंटरेक्शन नहीं चल रहा होता, एक्टिविटी से हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते। इसमें हम एनिमेशन पॉज कर सकते हैं, कोई भी सेव करा, हाँ हमको अब अगर कोई भी डेटा वगैरह सेव कराना ना एक्टिविटी का, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑन पॉज में। स्टॉप से पहले हमको पॉज में कराना होता है डेटा सेव, और उसको गेट का करते हैं वापस, रीस्टोर जब कर रहे होते हैं तो ऑन क्रिएट में करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को डाउट? किसने पहले से पढ़ रखा है एक्टिविटी लाइफ साइकिल आज? किसी ने पढ़ा था थोड़ा बहुत कभी भी? सबके लिए नया? ओके। अब ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप तब कॉल होता है जब एक्टिविटी फुली हिडन होती है। ठीक है,
और यहाँ पे हम कौन से रिलीज ऑपरेशन करा सकते हैं, जैसे कि हमने जो भी लिसनर्स यूज किए हैं, जैसे क्लिक लिसनर भी हो गया ना, तो हम इसको रजिस्टर तो कर लेते हैं जनरली, लेकिन हम कभी इसको रिलीज नहीं करते। तो हम यहाँ पे लिसनर्स अपने रिलीज कर सकते हैं, अपना जो भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज कर सकते हैं वो अनरजिस्टर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम कहाँ पे करेंगे, ऑन स्टॉप पे, क्लीन। और जो भी रिलीजिंग वाला काम होगा, ठीक है, इससे क्या है, मेमोरी लीक प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब यूज नहीं है फिर भी वो मेमोरी में स्पेस ले रहा हो, इससे बच सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हम रिलीज कर देते हैं, क्योंकि स्टॉप का मतलब ये है अब एक्टिविटी तो यूज में आ नहीं रही है, तो उसमें जो सारी चीजें रनिंग है बैकग्राउंड में उनकी जरूरत क्या है, वो सारी चीजें हम बंद कर सकते हैं। ठीक है। ऑन डिस्ट्रॉय, अब यहाँ पे एक्टिविटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब यूजर ऐप क्लोज कर चुका है, या तो एक्टिविटी के ऊपर दूसरी कोई एक्टिविटी आ गई लेकिन फिनिश का कॉल करके हमने दूसरी एक्टिविटी ओपन की है। अगर आप बैक करोगे तो आप दूसरी प्रीवियस एक्टिविटी में नहीं जा पाओगे क्योंकि वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। ठीक है। तो ये हुआ ऑन डिस्ट्रॉय, तब कॉल होता है। और इसमें हम क्लीन अप वाले कोड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है रिमूव डेटाबेस कनेक्शंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लास्ट स्क्रीन, जैसे अगर हमको फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं जहाँ पे यूजर लास्ट में जो स्क्रीन छोड़ के गया हमको वापस से वही स्क्रीन ओपन करना है, तो वो कोड हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय में हम देख लेंगे कि लास्ट एक्टिविटी उसकी कौन सी थी, और उस एक्टिविटी को हम शेयर्ड प्रेफरेंस में या कहीं भी लोकल स्टोर में सेव कर सकते हैं, जिससे वापस यूजर दोबारा आए वहां पे तो सेम उसी स्क्रीन से स्टार्ट हो ऐप। ओके। अभी यहाँ तक लाइफ साइकिल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ओके। यही व्हाई डू वी नीड कॉल बैक्स। अगर कॉल बैक नहीं होगा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है कब स्टॉप हो रही है, और हमको उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कोड रन करना होगा तो फिर हम वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक्टिविटी का हमको एक सपोर्ट मिलता है कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग कॉल बैक्स हमको मिले हुए हैं। ठीक है। बे अरे यार, एक तो मैं, एक सेकंड, मेरे को 1 मिनट देना ना। सॉरी सचिन, रिकॉर्डिंग ऑन की थी क्या तुमने? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके ओके। हाँ तो कहाँ पे था मैं? ओके। ये अभी एक्टिविटी लाइफ साइकिल हुआ है ना। व्यू इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो अभी जैसे हम एक्सएमएल में क्या है, अपना लेआउट लिखते हैं, तो वो तो डिफरेंट फाइल हुई ना, और उसको हम यूज कहाँ करते हैं, अपने एक्टिविटी में, जो कि जावा या कॉटलिन में होती है। तो हम ऐसा यूज कैसे कर पा रहे होते हैं जब वो दोनों डिफरेंट फाइल में है, और जावा या कॉटलिन क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो हम उन व्यूज को अपने एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में, इन सब में कैसे यूज कर पा रहे होते हैं, जो कि जावा कॉटलिन होते हैं क्लासेस। उसके लिए क्या करते हैं, हम व्यू का इन्फ्लेशन करते हैं। व्यू इन्फ्लेशन मतलब कि एक्सएमएल के जितने ऑब्जेक्ट, जितने व्यूज हमने क्रिएट किए हैं, उनको हम पार्स करते हैं। पार्स मतलब कन्वर्ट करते हैं जावा या कॉटलिन ऑब्जेक्ट में। अगर हमने जावा का ऐप क्रिएट किया है तो जावा, या तो कॉटलिन ऐप क्रिएट किया है तो कॉटलिन ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम, अगर जैसे हमने टेक्स्ट व्यू बनाया, अगर वो एक्सएमएल में हमने टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया है तो उसको हम कॉटलिन या जावा कोड में हम यूज नहीं कर सकते एक्टिविटी में। इसलिए हमने उसको पहले व्यू इन्फ्लेशन के थ्रू कन्वर्ट किया, जो कि हम
पर्टिकुलरली हर एक व्यू को नहीं कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी क्लास को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं जावा कॉटलिन ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं कोई भी व्यूज को, जैसे बटन में कुछ चेंजेस कराने हैं, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस कराने हैं, तो पहले हम उसको इन्फ्लेट करेंगे। और ये होता कैसे है, सेट कंटेंट व्यू, ये तुमने देखा होगा एक्टिविटी में, किस किसने देखा है और किसको किसको इसका मतलब पता था? सेट कंटेंट व्यू देखा है एक्टिविटी में? कोई है जिसने एक्टिविटी का कोड कभी देखा है? अच्छा, देखा है, एक नहीं देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा सेट कंटेंट व्यू? नहीं। सेट कंटेंट व्यू पहली लाइन होती है ऑन क्रिएट की, पहली या दूसरी लाइन। इसमें क्या हो रहा था, ऑन क्रिएट में जो एक्सएमएल का एक्सएमएल में हमने अलग से फाइल डिफाइन की है ना, जैसे एक्टिविटी मेन एक होता होगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उस फाइल को हम कन्वर्ट कर देते हैं पूरा का पूरा एक जावा की क्लास में, जावा या कॉटलिन की क्लास में, और व्यू हायरार्की क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब उसके थ्रू हम जितने भी व्यू ऑब्जेक्ट हमको मिल गए हैं कन्वर्ट होने के बाद, अब उनको हम यूज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करा सकते हैं, जो सारी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो कर सकते हैं। और उसके लिए दो तरीके होते हैं, पहला क्या है, फाइंड व्यू आईडी। हम हर एक व्यू को उसकी आईडी के थ्रू फाइंड करते हैं, फिर यूज उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर यूज करते हैं। या तो दूसरा क्या है, व्यू बाइंडिंग। इसको हम व्यू बाइंडिंग को देखते हैं इसके बाद, पहले फाइंड व्यू आईडी समझते हैं। ठीक है, तो फाइंड व्यू आईडी क्या करता है, हमने जैसे टेक्स्ट व्यू हमने बनाया एक्सएमएल में, और उसका हमको यूज करना है कॉटलिन में अपने एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम उसका एक वेरिएबल, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स हम बनाते हैं, उसको एक रेफरेंस नेम देंगे। जैसे टेक्स्ट व्यू है तो उसको, अगर बटन है, कोई सेंड बटन है तो उसका सेंड बटन नाम दिया हमने। अब उसको इनिशियलाइज करना होता है, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम फाइंड करते हैं कि वो बहुत सारे व्यूज होते हैं, तो हम उसको उसकी आईडी के थ्रू फाइंड करते हैं कि कौन से व्यूज की हम बात कर रहे हैं। उसकी आईडी के थ्रू हम फाइंड करते हैं, फिर उसमें इनिशियलाइज कर देते हैं उस रेफरेंस वेरिएबल में, एंड देन हम उसको यूज कर पाते हैं। लेकिन व्यू बाइंडिंग में क्या होता है, व्यू बाइंडिंग जनरेट कर देती है पूरी की पूरी क्लास। जैसे ये एक्टिविटी मेन है ना, तो इसकी एक बाइंडिंग क्लास जनरेट कर देती है। और उससे क्या होता है, बाइंडिंग क्लास के थ्रू हम उसके अंदर जितने भी व्यूज हैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, बाइंडिंग डॉट बटन, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट, ऐसा करके, डॉट का यूज करके। जैसे क्लासेस में होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको एक्सेस करना होता है, हम डॉट कीवर्ड का यूज करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उसके अंदर की सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज। सेम उसी तरह एक बाइंडिंग क्लास जनरेट हो जाती है व्यू बाइंडिंग के थ्रू, जिसके थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने एक्टिविटी में। ठीक है, व्यू बाइंडिंग में किसी को कोई डाउट है क्या, या कोड वाइज देखना है एक बार व्यू बाइंडिंग का कोड? किसी को डाउट है क्या कोड व्यू? कोड वाइज दिखा दीजिए एक बार। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो खुलने में टाइम लगेगा, तब तक अपन ये देख लेते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड व्यू आईडी एंड व्यू बाइंडिंग? तो फाइंड व्यू आईडी क्या करता है, जो व्यूज होते हैं उनको रन टाइम पे वो करता है, इनिशियलाइज करता है। और जो व्यू बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पे ही सारे बाइंडिंग क्लास जनरेट कर देता है, जिसके थ्रू हमको ऐसा कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं होता रन टाइम पे। अब रन टाइम पे चीजें अगर कोई भी हो रही होंगी तो हमारा उससे यूआई पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि कोई भी रन टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट होगा, तब तक हमको वेट करना होता है। और व्यू बाइंडिंग का यूज करते हैं तो हमको ऐसा कोई वेट नहीं करना होता है, वो कंपाइल टाइम पे वो सारी चीजें हो रखी होती है। एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। सर्च कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करूँ। ये देखो ऑन क्रिएट में पहला क्या है, पहली लाइन अपनी होती थी ना जो सेट कंटेंट व्यू, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, अगर जब भी हमको बाइंडिंग इंप्लीमेंट करनी होती है, अभी ये जावा का कोड है लेकिन कॉटलिन का भी सिमिलर ही होता है। जैसे ये इसमें क्या है, हमने एक बाइंडिंग का हमने वो बना लिया वेरिएबल, ठीक है, और उसमें हम इनिशियलाइज स्टार्टिंग में कुछ नहीं करते हैं, उसको हम लेट इनिट वेयर डिक्लेयर करते हैं, इसको हम बाद में इनिशियलाइज करते हैं कहाँ पे, ऑन क्रिएट के अंदर। और फिर जो व्यू इन्फ्लेशन वाली चीज़ है वो हम यहाँ करते हैं इस बाइंडिंग क्लास के अंदर, इस बाइंडिंग क्लास का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है। तो ये करते कैसे, जो भी एक्टिविटी का नाम है, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी का नाम क्या था, प्रोफाइल बाइंडिंग, सॉरी रिजल्ट प्रोफाइल। तो हर एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी मेन में अगर तुम कोई भी चीज कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, हर एक्टिविटी का नाम स्टार्टिंग में लग जाएगा, बाकी बाइंडिंग उसका ऐड हो जाएगा लास्ट में। और यहाँ से हमने इन्फ्लेट किया व्यू, जो कि पूरा आ गया इस वेरिएबल के अंदर। अब इसके थ्रू हम जितने व्यूज तुमने एक्सएमएल में डिक्लेयर किए होंगे वो सारी चीजें तुम यूज कर सकते हो, सिर्फ तुमको यूज करना पड़ेगा। जैसे हम फाइंड व्यू आईडी में क्या करते थे, पहले फाइंड करते थे उसकी आईडी के थ्रू, फिर उसको इनिशियलाइज करते थे। इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बाइंडिंग डॉट बटन, बाइंडिंग डॉट नेम। ये देखो, ये नेम नाम का हमने टेक्स्ट व्यू कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, उसको हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। इसको फाइंड बाय व्यू बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए दो कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड फीचर्स के अंदर व्यू बाइंडिंग को ट्रू करते हैं अपने ग्रेडल के अंदर। चलो एक बार दिखा देता हूँ कैसे। एंटायर स्क्रीन, ये हमारी ये ग्रेडल फाइल होती है ना, उसके अंदर ये एंड्रॉयड सेक्शन जो होता है वहां पे हम अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं बिल्ड फीचर। जैसे ये बिल्ड टाइप है, फिर इसका ब्रैकेट, उसी तरह बिल्ड फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, और वहां पे हम व्यू बाइंडिंग ट्रू कर सकते हैं। जैसे ये कंपोज प्रोजेक्ट है तो इसमें व्यू बाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम फिर भी टाइप करके दिखा देते हैं कि कैसे करना होता है। ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें ये बिल्ड फीचर मिलेगा नहीं, तो इसके लिए तुमको बिल्ड फीचर भी टाइप करना पड़ेगा। बिल्ड फीचर, फीचर्स होगा या फीचर होगा, फीचर्स, व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, कंपोज ट्रू। कंपोज में कंपोज फंक्शंस होते हैं ना, कंपोजेबल्स होते हैं, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट जो हमारे एक्सएमएल वाले व्यू सिस्टम वाली चीजें हैं उनमें हमको ये व्यू बाइंडिंग ट्रू करनी पड़ेगी, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। ये व्यू बाइंडिंग ट्रू करनी है और सिंक कर देना अपने प्रोजेक्ट को, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल में कहीं पे भी। ठीक है, सिंपल ही है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। फिर हमको बाकी चीजें जो है वो यहाँ पे मैंने शो की हुई है ना ये कोड में। हाँ, ये कोड होता है हमारा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सिंपल, लेट इनिट वेयर, बाइंडिंग दे देंगे, और एक्टिविटी का नाम, जो भी नाम रहेगा उसके लास्ट में बाइंडिंग ऐड रहेगा। बाद में डिक्लेयर कहाँ करते हैं उसको, अपने ऑन क्रिएट के ये सुपर वाले लाइन के नीचे, सुपर डॉट ऑन क्रिएट के नीचे, यहाँ पे हमने उसका बनाया वेरिएबल, डिक्लेयर किया। इससे क्या होगा, सारे व्यूज इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगे ये क्लास के अंदर। और व्यू में हमने सेट कर दिया बाइंडिंग डॉट रूट, हमको रूट व्यू चाहिए होता है ना, तो हमने रूट रूट बाय डिफॉल्ट उसकी आईडी गेट कर ली उसने, और रूट व्यू हमारा स्टोर कहाँ हो गया, व्यू में, और उसमें हमने सेट कंटेंट व्यू का यूज करके व्यू स्टोर करा दिया। इसको ज्यादा ऐसा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि जो भी तुम्हें एक्सएमएल फाइल का एक्सेस है डायरेक्ट इस बाइंडिंग वेरिएबल के थ्रू मिल गया। ओके, तो अब देख लेते हैं इंटेंट्स। इसमें किसी को डाउट है क्या व्यू बाइंडिंग में? कोई डाउट नहीं? ओके, तो इंटेंट देखते हैं। इंटेंट का यूज कैसा होता है,
अगर हमको अपने ऐप के अंदर कम्युनिकेट करना होगा अलग अलग कंपोनेंट से, जैसे 4 कंपोनेंट होते हैं ना अपनी एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर या कंटेंट प्रोवाइडर, इनमें से किसी से भी हमको कम्युनिकेट करना होगा तो हम इंटेंट का यूज कर सकते हैं। ये एक मैसेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर कंपोनेंट। कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई अगर एक्शन परफॉर्म करवाना होगा उसके लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है तब हम इंटेंट का यूज कर सकते हैं। और साथ में सिर्फ हम दूसरी एक्टिविटी में जा नहीं सकते, हम कुछ डेटा भी पास कर सकते हैं। और या फिर हमको कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कराना है, जैसे हम शेयर कर रहे हैं कोई पिक्चर है, उसे हमें शेयर करना है, तो हम ये भी इंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंट होते हैं, जैसे एक्सप्लिसिट इंटेंट हो गया, इम्प्लिसिट इंटेंट हो गया, ये 2 टाइप के इंटेंट हो गए। तो चलो देख लेते हैं इंटेंट के टाइप्स। एक्सप्लिसिट इंटेंट, पहला टाइप क्या है? एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसमें क्या होता है, ये वर्ड यार मतलब मैं तो फंबल कर जाता हूँ इसको बोलने में ही। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंटरव्यू में जवान लड़खड़ा जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर एक एक्टिविटी से हम इसमें अपना जो टारगेट कंपोनेंट है ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं, हम क्लियरली बता देते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको क्या, या फिर कोई एक्शन है तो कैसे क्या परफॉर्म कराना है। जनरली ये एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए होता है, या तो फिर सर्विस, कोई सर्विस में हमको कम्युनिकेट कराना है एक्टिविटी या सर्विसेज के बीच में, या एक्टिविटी से ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन कराना है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। बट हमको क्या है, कंपोनेंट स्पेसिफाई करना होगा कि किस कंपोनेंट के लिए इस इंटेंट को यूज कर रहे हो। क्लियरली डिफाइन, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली, इम्प्लिसिट मतलब जिसमें क्लियर नहीं रहती चीजें। इसमें ऐसा है कि अब यूजर क्या है, सिर्फ शेयर करना चाहता है इमेज। अब ये क्लियर नहीं है कौन से ऐप से शेयर करना चाहता है, व्हाट्सएप से शेयर करना चाहता है या फिर जीमेल में या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। अब ये यूजर को चूज करने देता है। तो इसमें क्या कहता है, सिस्टम डिटेक्ट करता है कि इस टाइप की जो इंटेंट है वो कौन कौन से एप्स हैंडल कर सकते हैं, तो फिर उसके हिसाब से वो चूजर डायलॉग बॉक्स शो होता है। तो इम्प्लिसिट इंटेंस में क्या होता है, इसमें चीजें क्लियर नहीं रहती, इसमें जो भी टारगेट है वो स्पेसिफाई नहीं रहता कि कि क्या करना है, मतलब करना क्या है ये तो क्लियर रहता है, बट किस ऐप के थ्रू करना है ये एक्शन परफॉर्म, ये क्लियर नहीं रहता। इनमें कोई कंफ्यूजन क्या, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट में? कोई कंफ्यूजन? सिंपल ही है दोनों। इसमें बस ये है कि टारगेट हमारा क्लियर रहता है कि हमको कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, और जनरली इसका यूज यही होता है नेविगेशन के लिए एक्सप्लिसिट का, और इम्प्लिसिट का यूज काफी वाइड होता है, जैसे कि इमेज शेयरिंग के लिए कोई ब्राउजर वाली चीज ओपन करनी है, या फिर आपके पास व्हाट्सएप में आपको किसी ने लोकेशन शेयर की, ठीक है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपके में गूगल मैप इंस्टॉल्ड है वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, अगर कोई अदर मैप भी इंस्टॉल्ड है तो आपको ऑप्शन आएंगे 2-3, या तो अगर नहीं है सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली ओपन कर देगा उस ऐप को, ठीक है। ये होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। अब क्वेश्चन ये रहता है कि मतलब एंड्रॉइड ऐप जो है वो डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा ऐप खोलना है, मतलब कौन सा ऐप सजेस्ट करना है। जो ओएस होता है ना, एंड्रॉइड ओएस, उसको पता कैसे चल रहा है कि हम अगर किसी ने इमेज शेयर की तो सिर्फ व्हाट्सएप दिखाना है, इंस्टाग्राम दिखाना है, टेलीग्राम दिखाना है, उसको पता कैसे लग रहा है? उसको पता लग रहा होता है इंटेंट फिल्टर के थ्रू। इंटेंट फिल्टर का क्या काम होता है, हम अपने मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करते हैं कि ये जो हमारा ऐप है ना, या फिर जो हमारी एक्टिविटी किस टाइप के इंटेंट को हैंडल कर सकती है। वहां पे हम सारी चीजें दे देते हैं कि इस एक्टिविटी में हम इमेज भी शेयर कर सकते हैं, जैसे चैट एक्टिविटी हो गई। जो चैट स्क्रीन होती है, तो व्हाट्सएप वालों ने क्या किया होगा, चैट स्क्रीन में डिफाइन किया होगा कि ये जो स्क्रीन है ना, ये इमेज शेयरिंग को सपोर्ट करती है, इमेज और टेक्स्ट शेयरिंग को, या फिर ऑडियो जो भी, ये स्क्रीन। तो इस एक्टिविटी में हम डिक्लेयर करते हैं मैनिफेस्ट में जाके कि हम इसको इमेज शेयरिंग के लिए वो कर रखे हैं, अलाउ कर रखे हैं। और वो होता कैसे, जैसे ये शेयर एक्टिविटी है, इसमें हम इंटेंट फिल्टर देते हैं जिसमें 3 चीजें होती हैं। एक्शन होती है,
एक्शन, कैटेगरी और डेटा। डेटा में हम क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? टाइप, कि टेक्स्ट प्लेन है। अब इसमें हम मल्टीपल वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटेंट फिल्टर। एक एक्टिविटी मल्टीपल टाइप के इंटेंट्स को हैंडल कर सकती है। तो एक्शन में हम क्या डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का एक्शन है? सेंड टाइप का एक्शन है या व्यू टाइप का एक्शन है? व्यू टाइप का एक्शन तब यूज होता है जैसे वेब ब्राउजर ओपन करना था, तो यहाँ पे हमने इंटेंट डॉट एक्शन व्यू डिफाइन किया, यूज किया, है ना। और एक यूआरआई या फिर यूआरएल मिला हमें, जिसको हमने कन्वर्ट किया यूआरआई में और फिर ओपन कराया। और यहाँ पे एक्शन क्या है? सेंड। यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं कोई भी चीज। शेयर एक्टिविटी में क्या है? हम सेंड कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे हमको कुछ बाय डिफॉल्ट एक्शन मिले होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। और कैटेगरी, कैटेगरी जनरली, कैटेगरी के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसके बारे में देख के और सर्च करते हैं लास्ट में। जनरली डिफॉल्ट ही यूज करते हैं। और डेटा में हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। MIME, ये माइम टाइप होता है ना, जो इसमें टेक्स्ट प्लेन है या इमेज है या वीडियो है, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो डेटा शेयर कर रहे हैं हम, उसका टाइप क्या रहेगा। तो इंटेंट फिल्टर इन तीन चीजों से मिलके बनता है, एक्शन, कैटेगरी और डेटा। एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? कैन मल्टीपल एप्स हैंडल द सेम इम्प्लिसिट इंटेंट? यस, एंड्रॉइड डिस्प्ले द चूजर डायलॉग। हाँ, कि मतलब एंड्रॉइड डिस्प्ले करता है चूजर डायलॉग, तो एक जो मल्टीपल एप्स हैं सेम इंटेंट को हैंडल कर सकते हैं। ये अपनी व्यू व्यू वाइंडिंग हो गई। व्यू वाइंडिंग का यही कोड मैंने बताया जो अभी पहले क्या होता था, पुराने कोड्स में जनरली ये होता था व्यू वाइंडिंग, फिर ऐसे ब्लॉक, फिर एनेबल ट्रू होता था, बट अभी बिल्ड फीचर्स के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। अभी कोई चीज रह गई क्या? एक सेकेंड, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कोई, या कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो एक बार और समझा देता हूँ। अनम्यूट कर सकते हो किसी को भी अगर कोई इशू हो तो, तब तक मैं देख लेता हूँ और क्या चीजें हैं बताने के लिए। एक सेकेंड। हाउ टू पास डेटा थ्रू इंटेंट। इंटेंट के थ्रू अब डेटा कैसे पास करते हैं और कौन कौन से टाइप का डेटा हम पास कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। अब जैसे इंटेंट यूज कर रहे होते हैं ना, तो हम अगर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में गए, फॉर एग्जांपल हमने चैट पे क्लिक किया व्हाट्सएप पे, अगर मैंने क्लिक किया सचिन के नेम पे, और मुझे क्या चाहिए कि सचिन से रिलेटेड जो भी चैट्स थी मेरी उसकी, वो सारी मेरे लिस्ट में शो होनी चाहिए। बट लिस्ट को भी कॉल करने के लिए हमको कभी कभी जरूरत पड़ती है आईडी की। तो हमने क्या किया, चैट की जो लिस्ट स्क्रीन है उससे हमने आईडी सेंड कर दी डिटेल स्क्रीन में, जहाँ पे चैट की डिटेल्स आ रही हैं पूरी। और वहां पे हमने सेंड किसके थ्रू किया? जब हम इंटेंट कर रहे होते हैं ना, इंटेंट सेंड कर रहे होते हैं, हम उसमें पुट एक्स्ट्रा करके कई सारी चीजें हम उसमें पास कर सकते हैं इंटेंट के थ्रू। अब वो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। जनरली अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत मल्टी स्क्रीन ऐप पे काम किया होगा तो ऐसा होता है कि हमको कभी कभी कुछ डेटा सेंड करना पड़ जाता है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, या फिर दूसरे कंपोनेंट में, कुछ भी हो सकता है। वहां पे हम यूज करते हैं पुट एक्स्ट्रा का। दिख रहा है? इसमें क्या है कि हमने एक्टिविटी ए से सेकेंड एक्टिविटी में जा रहे हैं, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल एक्टिविटी मेन से हम सेकेंड एक्टिविटी में जा रहे हैं। अब हमको भेजना था यूजर नेम और एज। हमने क्या किया, इंटेंट का जो हमने ये वेरिएबल बनाया ना, उसमें हमने बोला कि अगर तुम ये ओपन कर रहे हो
वो एक्टिविटी, तो हमारा साथ साथ कुछ डेटा लेके चले जाओ और उस एक्टिविटी को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो ये मिडिल मैन की तरह समझो। इस इंटेंट ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमको इस एक्टिविटी से लेके दूसरे एक्टिविटी तक तो लेके ही गया, और साथ में तुम्हारा कुछ डेटा भी उस दूसरे एक्टिविटी को हैंडल करवा दिया, ठीक है। और वो किया कैसे हमने, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा का यूज करके। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो की वैल्यू पेयर में जाती है। यहाँ पे हमने की पास की है यूजर नेम, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी है उसकी, आदित्य। वैल्यू चेंज हो सकती है, की भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हमने एक बार यहाँ पे की को यूज कर लिया, तो जब हम दूसरी एक्टिविटी में गेट कर रहे होंगे ना यही डेटा, तो हमको सेम ही की यूज करनी है। इसमें चेंजेस नहीं हो सकते कि इसमें कैपिटल स्मॉल में हमने कुछ चेंजेस कर दिए, है ना। तो की एकदम सेम होनी चाहिए, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा डेटा नल आएगा बाय डिफॉल्ट। तो इसमें हम इंटीजर डेटा भेज सकते हैं, और जितने भी अपने प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप है ना, सारा डेटा हम इसके थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हमको भेजना है, जैसे हमने खुद की एक यूजर क्लास डिफाइन की, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी यूजर क्लास हमको भेजनी है, मतलब उस क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट हमको भेजना है, जिसमें मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज है, मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज है। तो इस कॉम्प्लेक्स चीज के लिए हम यूज करते हैं पार्स लेवल का। एक सीरियलाइजेबल भी है, बट वो क्या है कि परफॉर्मेंस वाइज उतना सही नहीं है, और वो सिर्फ जावा के लिए बना हुआ है। और हमको जो यूज करना है अभी लेटेस्ट का क्या है, पार्स लेवल। पार्स लेवल एक ऐसा इंटरफेस है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ हम डेटा कॉम्प्लेक्स जो भी डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो पास कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में। और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है कि हम कैसे डेटा भेज रहे हैं। सारी चीज़ें हमको मैनुअली टाइप करनी होती हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा पार्स लेवल, बट कभी भी अगर ऐसा ऐसा यूज केस आए तो पार्स लेवल के बारे में सर्च कर लेना, काम आएगा, आगे मिलेगा वैसे भी पढ़ने को। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजी, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू भेजी, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी में हम रिसीव कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर नेम गेट करेंगे। गेट कैसे करेंगे, उसी इंटेंट के वेरिएबल्स, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी इसलिए हमने गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा किया। अगर कोई डबल वैल्यू होती तो हम गेट डबल एक्स्ट्रा करते हैं, गेट बूलियन एक्स्ट्रा करते हैं अगर बूलियन वैल्यू होती तो। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी, हमें पता है कि यूजर नेम हमने इधर से भेजा है स्ट्रिंग, तो उधर स्ट्रिंग ही पहुंचेगी, अलग तो पहुंचेगी नहीं, इसलिए हमने यूज किया इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और उसकी की पास की, देखो सेम है, यहाँ पे हमने जो की पास की, यहाँ पे भी हम उसी की के थ्रू उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं। अब इस की में जो भी वैल्यू सेव होगी वो आ जाएगी इस यूजर नेम वेरिएबल में, जो कि हमने सेकेंड एक्टिविटी में क्रिएट किया है। और उसी तरह एज, एज में क्या है, हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, ये क्या है, ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर बाय डिफॉल्ट हमारी एज नल आ रही है तो वहां पे 0 हम भेज रहे हैं उसको। डिफॉल्ट वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, 2, 5, 10, जो भी हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। ये तब के केसेस के लिए होता है जब कभी कभी ऐसा होता है कि नल वैल्यू आ रही होती है इंटेंट में। ये समझ में आया? सलोनी का एक क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट इंटेंट का लेके। एक्सप्लिसिट इंटेंट, तो देखो एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब ये होता है कि एकदम स्पेसिफाई कर दिया हमने कि हमें कहाँ जाना है, हमने अपना टारगेट डिफाइन कर दिया, क्लियर है हमारे माइंड में कि हमको जाना कहाँ है। जब हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, जिस एक्टिविटी में हम हैं अभी करंट एक्टिविटी, और दूसरे पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, उस एक्टिविटी में जहां हमें जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या है, टारगेट खुद से डिफाइन कर दिया क्लियरली, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या रहता है, इसी का अपोजिट, मतलब हम ये तो डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा काम क्या है, लेकिन हम ये डिफाइन नहीं कर रहे होते कि ओपन क्या करवाना है। ये देखो, हमने ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने डिफाइन किया ये एक्शन, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हमको कौन सा वो ओपन कराना है, कौन सा कंपोनेंट। इसमें एक ही पैरामीटर है, कहीं दूसरा पैरामीटर है क्या? यही होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में फर्क। यहाँ पे हमने डिफाइन किया ये दूसरे पैरामीटर में कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है। समझ आया सलोनी? ओके। और पास लेवल का भी शायद कोड है, कहाँ गया?
जैसे डेटा क्लास है, हमको ये यूजर क्लास हमने बनाई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, इंटीजर भी वैल्यू, और हो सकता है इस यूजर की और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अगर हम हमको ये सारी चीजें भेजना है तो हम कितना पुट एक्स्ट्रा कितने सारे लगाएंगे। अगर सोचो अगर 100 वैल्यू भेजनी है हमें, तो हम 100 बार थोड़ी लिखेंगे पुट एक्स्ट्रा। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हमको भेजने होते हैं तो उसके लिए हमको क्या मिला हुआ है, पार्स लेवल। और इससे क्या होता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हैं उनको भी हम भेज सकते हैं इंटेंट के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पार्स लेवल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको या तो दो तरीके होते हैं, या तो हम ये एट पार्सलाइज ये यूज कर लें एनोटेशन। तो इसका हमको जो डिफॉल्ट पार्सल, मतलब ये जो कोड है ना कन्वर्ट करने का, वो हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता, खुद से टाइप नहीं करना होता अगर हमने ये यूज किया है। तो अगर ये यूज नहीं कर रहे हैं, और इसको यूज करने के लिए भी हमको एक प्लगइन यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लगइन दिखाता हूँ। अगर हमको पार्स लेवल यूज करना है, जैसे देखो, अगर ये आर्टिकल एंटिटी हमने एक क्लास बनाई है जिसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं। अब ये सारी चीजें हम एक एक करके तो नहीं भेजना चाहते, हम चाहते हैं कि इकट्ठा हम भेज दें, ठीक है। ये किया हमने पार्स लेवल। अब यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि ये जो इंटरफेस तो आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन इसकी जो मेथड्स हैं वो आपने अपने डेटा क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो यहाँ पे आएगा, अब पार्स लेवल का इम्प्लीमेंटेशन आपको इम्प्लीमेंट करना होगा अपने क्लास के अंदर। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कोड हम, अब ये कोड ऑटो जनरेट तो हो जाता है, लेकिन खुद से टाइप भी करना पड़ता था। अभी एंड्रॉयड स्टूडियो काफी स्मार्ट है, हमें ये सारी चीजें टाइप नहीं करनी होती। लेकिन अगर हम एट पार्सलाइज की उसका यूज कर रहे हैं ना, अगर एट पार्सलाइज का यूज कर रहे हैं तो हमको ये सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, ये जो लिखा हुआ है। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो प्लगइन मैंने अपने ग्रेडल में सेव नहीं करा है, यूज नहीं किया है। दिख रही क्या मेरी स्क्रीन? ये जैसे यहाँ पे है ना, तो हमको यहाँ पे एक आईडी करके एक प्लगइन होता है, पार्सलाइज करके ऐसा कुछ तो रहता है, वो सर्च करने पे मिल जाएगा। तो हमको ये मैनुअल कोड हमको खुद से नहीं लिखना पड़ता ये, या फिर खुद से ऑटो जनरेट का यूज नहीं करना पड़ता। अभी कैसे किया हमने, इसको यूज करते यहाँ पे एक एरर आ गया, उसमें एड प्लस एंटर किया और वो सारा सजेशन में हमें आ गया और हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम, और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू नल भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर नल हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दो। सॉरी, यहाँ पे ये पार्सल ये बोल रहा है कि अगर इन केस अगर वैल्यू नल हुई तो क्या करना है। अगर नल हुई तो हमने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास करा दिया। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम इंटेंट के थ्रू ऐसे डेटा भेज रहे होते हैं ना, तो वो सपोर्ट करता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को। अब जैसे हम पुट एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे हम यूजर भेज सकते हैं, क्योंकि यूजर एक पार्सलेबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने पार्सलेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लिया इसमें। अब आर्टिकल एंटिटी को हम शेयर कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट पार्सलेबल में? कोई भी? किसको किसको पता था पार्स लेवल के बारे में, किसने यूज किया है थोड़ा बहुत भी? अच्छा, सीरियलाइजेबल के बारे में किसको किसको पता था? दोनों में से कोई एक? किसी को नहीं पता था? ओके, हाँ, तो ये यूज होता है जब हमको कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भेजने हो। एक बार फिर बता दो आप। ओके, चलो ठीक है। हाँ, देखना, हम एक्टिविटी मेन से जा रहे हैं सेकेंड एक्टिविटी में, ठीक है। और हमको भेजना है 15-20 फील्ड जिनकी हमको जरूरत पड़ रही है सेकेंड एक्टिविटी में। तो हम कैसे भेजेंगे? हमारे पास एक ऑप्शन है पुट एक्स्ट्रा करके। अब लेकिन हमको क्या है, 15-20 फील्ड है, तो क्या 15-20 बार पुट एक्स्ट्रा करना सही रहेगा विवेकानंद?
नहीं। तो 3 टाइम्स अगर हम ये लिखते जाएंगे, पुट एक्स्ट्रा, और उस ऊपर से सब में हम की दे रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत, मतलब इतना बॉयलर प्लेट कोड सही नहीं रहता। ठीक है, मैनेजेबल भी नहीं होता और तुम समझ भी नहीं पाओगे काफी टाइम बाद कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम पूरी की पूरी एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे 15-20 फील्ड हमने एज अ पैरामीटर वो करा लिए। ठीक है, और जो उसका उसमें हमने क्या इम्प्लीमेंट कर लिया, पार्स लेवल एक इंटरफेस है। इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, कॉलन का यूज करके उसमें इंटरफेस का नाम दे दो, जैसे एक्सटेंड करते हैं उसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे तो समझ में आ गया ना इम्प्लीमेंट कैसे किया है इंटरफेस। जैसे ऑन क्लिक लिसनर यूज किया होगा तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी क्लिक लिसनर हो गए या फिर इंटरफेस। अब जैसे किसी क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए भी कॉटलिन में यही ऑप्शन है कि हम कॉलन यूज कर सकते हैं। जावा में हमको अलग अलग लिखना पड़ता था कि अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड लिखो और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इस एक्टिविटी से जा रहे हैं दूसरे एक्टिविटी में, बट हम क्या भेज रहे हैं, पुट एक्स्ट्रा में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। हम ये 3 बार नहीं कर रहे हैं, ये देखो 3-4 बार नहीं कर रहे हैं। यूजर के अंदर 3 प्रॉपर्टी थी ना, 3, सॉरी 2, तो 2 बार हमने पुट एक्स्ट्रा नहीं किया यहाँ पे। डायरेक्ट एक बार पुट एक्स्ट्रा किया और पूरी की पूरी यूजर यूजर ऑब्जेक्ट को ही हमने भेज दिया। की क्या दे दी, यूजर, और यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और ये बाय डिफॉल्ट होगा, ये तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? और डाउट है तो क्या डाउट है? कोई भी? इतना डरो मत यार तुम लोग, अंगूठा भी नहीं दिखा रहे हो बस हमसे। ओके, तो मतलब सबको समझ आ गया है ना? ठीक है, देखो, हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हो कि क्योंकि अभी तक तुमने यूज नहीं किया, पहली बार सुना है इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम जब इसका यूज करोगे, कई जगह इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो ये इतना टफ नहीं लगेगा। एंड्रॉइड का एक रूल समझो कि हर चीज डरावनी लगती है शुरू में। कुछ भी सीखोगे, अभी अभी क्या चल रहा है, अभी सलोनी सीख रही है लेआउट्स वगैरह, तो उसको लेआउट डरावने लगेंगे। आफरीन सीखना चाहती है जेट पैक कंपोज, तो उसको जेट पैक कंपोज बहुत डरावना लग रहा होगा कि ये क्या है, फंक्शन में कैसे हम पूरा यूआई डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब मेंटली अपने आप को ऐसा प्रिपेयर्ड रखो कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हमको ऐसा डर के नहीं स्टार्ट करना है। हमको ये स्टार्ट करना है कि पहले कुछ छोटा सीखेंगे, उसमें थोड़ी बहुत चीजें, बेसिक्स, बहुत बेसिक, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। तो चीजों को ब्रेक डाउन करके सीखोगे ना तो टफ नहीं लगेगा। और ये मत सोचना ना कि जल्दी जल्दी सब आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह जा रहे हैं, तो इस टेंशन में ऐसा ना हो कि तुम कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत टाइम निकालो, जो भी ग्रोथ होगी अच्छी होगी, रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन अपने तरफ से एफर्ट पूरे रखना। अभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तुमने असाइनमेंट नहीं किए होंगे, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे फिर अगर साथ साथ नहीं चलोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे जो लाइव क्लासेस में हम करवा सकते थे। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ अभी इस मंथ से, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ अपने साइड से। और हो सकता है तुम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी हो, तो संडे का जो टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ करो, सैटरडे संडे अगर मिल रहा हो तो। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? और हाँ, ऊप्स, नहीं समझ में आया था ना आफरीन तुम्हें, तो एक दिन क्लास कर लेंगे उसकी भी, या तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा कोई सा, या तो एक बार ऐसा करना कि तुम खुद से ट्राई करना और उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा ना तो वो सारी चीजें भेज देना, कोई भी डाउट हो तो। ओके, सचिन, अभी नेक्स्ट क्या करना है फिर बता दो इनको फिर। हाँ ठीक है, एक सेकंड। एक बार ये सिलेबस वापस से ओपन करना हम लोग। हाँ, हाँ, थोड़ा सा जूम करना। ओके। सो ऑलरेडी जैसे कि आज ये काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए हम लोगों के, लाइक ये लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स और ये इंटेंट बंडल वगैरह। तो अभी ऑलरेडी जैसे कि आदित्य ने एक्सप्लेन किए हैं, बट आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया अभी।
तो पहले तो इनको प्रैक्टिस करना, और ये लाइक 1-2 घंटे वाले चीजें हैं कि जस्ट आपको प्रॉपर सिंटेक्स लिखना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, और ये सेम सभी के लिए चलेगा। लाइक जब भी ऐप बनाओगे अगर ये ऐसा कुछ आएगा तो सेम ही करना होगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगी प्रैक्टिस इनकी। और असाइनमेंट जो है वो लाइक अभी मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। ये असाइनमेंट में ऑलरेडी लाइक बेसिकली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लाइक ये लॉन्ग रनिंग वाले हैं, और ये लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक जब भी एंड्रॉयड वाली जर्नी चलेगी उसमें ये यूज हो रहे होंगे कभी ना कभी। तो हम लोग करीब ये सेशन को ना, ये जो कई सारी चीजें 1 वीक का लेके चल रहा है मिनिमम, अगर ज्यादा लग जाता है देन इट्स ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है, और उसके हिसाब से इसमें ये जो असाइनमेंट रहेगा वो आज ही आपको मिल जाएगा, और इसमें ये टॉपिक से रिलेटेड भी असाइनमेंट है, लाइक ये एंड्रॉयड लाइफ साइकिल रिलेटेड। थोड़ा सा अगर नीचे आओगे स्क्रॉल करके, आदित्य प्लीज स्क्रॉल करना। तो नीचे असाइनमेंट है, जैसे आज आज आप लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा, तो लाइफ साइकिल रिलेटेड एक मिनी प्रैक्टिस टास्क है जिसमें प्रॉपर सिनेरियो मेंशन है कि आपको क्या करना है। आपको एक ऐप बनाना है, जैसे जिसमें आपको, जैसे आज आपने लाइफ साइकिल के बारे में देखा, तो लाइफ साइकिल के जो भी मेथड्स रहते हैं उनको आपको लॉककैट की हेल्प से प्रिंट कराना है। कि आपने, जैसे कि आदित्य ने बताया कि आप जब आपकी एक्टिविटी ओपन होती है तो वो कैसे कैसे उसमें चेंजेस होते हैं, कब कौन सा मेथड कॉल होता है, तो वो आपको लॉककैट की हेल्प से प्रिंट करा के देखना है, और वो कैसे सेट कराना है। तो ये यहाँ पे पूरा मिनी टास्क दिया है, तो ये टास्क को करने का ट्राई करना, अगर हो जाता है देन बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो एटलीस्ट ट्राई करना। तो इसी तरह से इसमें टास्क है कई सारे, तो इंटेंट का, बंडल का, लॉग्स, छोटे छोटे जो टास्क है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, वो अपने ट्राई करना। वापस जाना, और ये ट्राई करने के बाद ये जैसे लॉग, टोस्ट, अलर्ट, डायलॉग, ये इनके एक सेम कोड होते हैं, तो इनको आप गूगल अगर करोगे तो मिल जाएगा, तो खुद से पहले ट्राई करना। और इनके रिलेटेड वीडियोस भी हम लोग वैसे सेंड कर देंगे, अगर नहीं होता है तो आप वीडियोस की हेल्प से भी देख सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा वेब व्यू और रिसाइकलर व्यू पे रहेगा, और रिसाइकलर व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। और ये वीक में लाइक ये वाले सेशन के लिए हम लोग हो सकता है वीक में 3 क्लासेस ले लें। सो जो नेक्स्ट सब क्लास होगी वो प्रॉपर रिसाइकलर व्यू पर होगी, और वो सिर्फ एक ही सेशन होगा, बिकॉज रिसाइकलर व्यू एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिससे हम लिस्ट बनाना सीखते हैं। तो अगर लिस्ट बनानी आ गई तो आप ऑलमोस्ट 30-40% आप एक ऐप को बनाना सीख गए हो ऑलमोस्ट, क्योंकि पूरे ऐप में क्या ही होता है, मोस्टली हम लोग लिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे होता है। सो वो पूरा 1 घंटे का सेशन सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलर व्यू पे होगा, लिस्ट पे होगा। तो इसलिए आज का टाइम है, आज का ऑब्वियसली मतलब कल का, तो कल का आपके पास टाइम है, और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट डे का, जिसमें आप अपने ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें जो एक मिनी टास्क है वो अपना ट्राई कर सकते हो। बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप ग्रुप वगैरह पे एक्टिव रहना, पूछ लेना, और गूगल कर लेना, स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी, जैसे आज सारे टॉपिक्स आदित्य ने आपको चैट जीपीटी के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दिए, तो सेम वैसे ही आपको भी जो टॉपिक समझ नहीं आता तो आप ट्राई करो एआई टूल्स का यूज करके। मतलब आप ज्यादा वीडियोस पे डिपेंड ना रह के इंस्टेड आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो, जिससे एज अ डेवलपर आप लाइक किसी के किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे ज्यादा। तो वो आपके लिए भी एक अचीवमेंट होगा कि आप बिना किसी सीनियर पर्सन के, बिना किसी टीएल के, आप अपने एरर जो है खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकते हो। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो रिसाइकलर व्यू पे होगी। दैट्स इट। ओके, तो फिर अभी इस क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास 1 को रहेगी। हाँ, सैटरडे को। ओके। ओके आफरीन, तुम्हारा ऑफ कब है नेक्स्ट सैटरडे? मतलब ये वाला ऑफ है या उसका नेक्स्ट? ये सैटरडे नहीं है, सेकंड सैटरडे ऑफ है। ओके ओके, ठीक है फिर। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।